अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समा की स्पेशल ट्रांसमिशन क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक बार फिर एक बड़ा दिन है पंजाब के लिए और यहाँ पर फैसला होने वाला है कि किसके सर पर सजेगा पंजाब का ताज। हमजा शहबाज कामयाब होंगे या परवेज इलाही साहब के ख्वाब टूटेंगे। सबसे बड़े सूबे पर हुक्मरानी का ये फाइनल राउंड है, सुपर ओवर में दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये होने वाले रन ऑफ इलेक्शन में आज जीत ऑब्वियसली ऐवान में अक्सरियत दिखाएगी या फिर जोड़ तोड़ दिखाएगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है और जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं हो जाता है। अब हमजा शहबाज पर एतमाद हो रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार परवेज इलाही की जीत के लिए पुरआज़म है। मुकद्दस ऐवान 16 अप्रैल की तरह आज भी जंग का मैदान न बने। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने एक दिन पहले IG पंजाब को खत लिखा और उसमें सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने लिखा कि 1700 पुलिस एहलकार आज किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए तैनात होने चाहिए। ऐवान की कार्रवाई पुरअमन अंदाज में चलाने के लिए आज असेंबली में मेहमानों के दाखिले पर भी पाबंदी है, मीडिया के मोबाइल लाने पर भी इनफैक्ट पाबंदी है। उसके बावजूद भी PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि गैर मुतल्लिका अफराद के हमरा असेंबली में दाखिल होने में कामयाब हो गए। याद होगा आपको पिछली दफ़ा भी एक वीडियो थी जिसमें परवेज इलाही साहब लोगों को अंदर दाखिल कर रहे थे, ऐवान में आए थे, और आज अली अमीन गंडापुर साहब ये काम कर रहे हैं। दोनों जानिब के अरकान कई दिन से लाहौर के होटल्स में मुकीम थे, आज बसेस के जरिए असेंबली लाए गए। हमजा शहबाज ने अपने कैंप में, जबकि परवेज इलाही साहब ने अपने हामी अरकान से मुलाकातें की हैं। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, ये फैसले की घड़ी आ चुकी है। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद होगा, इंतहाई मौजिब मेरे लिए नदीम मलिक साहब मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आप खैरियत से हैं? मलिक साहब, क्या होने जा रहा है? सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। PTI के पास काफ लीग के उम्मीदवार के लिए बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है होने क्या वाला है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है क्योंकि दोनों फ्री कोशिश ये कर रहे हैं कि किसको ज़्यादा लोटों की आती है। वैसे तो रन ऑफ इलेक्शन है, अगर जिसके पास भी एक अददी बर्ती भी हासिल होगी वो आज का इलेक्शन जीत जाना चाहिए। बज़ाहिर वो परवेज़ इलाही को इस वक्त हासिल है बाई इलेक्शन के बाद, बाई इलेक्शन से पहले नहीं थी। लेकिन पंजाब की सियासत इतनी गंदी है कि शायद हर एक बंदे के साथ उन्हें अली अमीन गंडापुर और कुछ गार्ड्स लगाने पड़ेंगे तो शायद उन्हें संभाल लें। अदरवाइज ईवान के अंदर से एक पार्टी से उठ के उम्मीदवार भी बाहर जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। जो कल जरदारी साहब की मुलाकातें थीं आसिफ अली जरदारी से, सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल वो थी क्योंकि पंजाब की सियासत में दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। अगर किसी के घर कोई चल के चला जाए और उसके घुटनों को या दाढ़ी को हाथ लगा दे तो वो कहते हैं कि उसके बाद तो वो चाहे कुछ मांग ले ना, घर भी मांग ले तो चाबी उसको दे देते हैं। तो कल जरदारी साहब ने जाके शुजात साहब के घुटने छुए हैं बाकायदा और फिर जाके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि शुजात साहब का दिल थोड़ा सा नरम हुआ होगा, गो कि उनके वो कज़न है, खाला के बेटे हैं, दोनों के परवेज साहब और शुजात साहब के दोनों भाइयों कज़न है आपस में, लेकिन इनकी बहनों की एक दूसरे से शादी हुई है तो क्लोज फैमिली टाइज हैं। वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहेंगे कि घर के अंदर का माहौल ख़राब हो। गो कि इनके बच्चों के अंदर वो कुर्बत नहीं है जो परवेज इलाही और शुजात के दरमियान थी। मुनस और सालेक आपस में उतने करीब नहीं है जैसे कि शुजात और परवेज इलाही हमें नज़र आते हैं। उसी वजह से हमें थोड़ी सी तफरीक नज़र आती है कि कौमी असम्बली के अंदर तारिक बशीर चीमा और सालेक एक तरफ बैठे हुए हैं और मुनस दूसरी तरफ चले गए। पंजाब के अंदर अगर ये तकसीम हुई तो फिर तो मैच परवेज इलाही के हाथ से निकल जाएगा क्योंकि शुजात साहब ने अगर सिर्फ मरवत में ही कह दिया ना कि जिसका जिद्दा दिल करदा जाके वोट पाओ, फिर परवेज इलाही के हाथ से मैच निकल जाएगा। इसी तरीके से जो पिछले चंद रोज़ से कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से वो एलिमेंट जो जहांगीर तरीन से हमदर्दी रखता है या अलीम खान से करीब हो सकता है, उसको कोशिश की जाए कि वो ईवान से एब्सेंट हो जाए। अगर वो 2-4 बंदे भी एब्सेंट हो गए फिर भी मैच ख़राब हो सकता है। लेकिन ये लोटाक्रेसी की बजाय अगर पंजाब की हुकूमत 2-3 माह से ज़्यादा हुकूमतें नहीं चलनी, जो पाकिस्तान के हालात है ना, इसके बाद किसी केयर टेकर को आना पड़ेगा, तो बेहतर ये होगा कि खुश उसलूबी से चल जाए, बजाय कोई अपने मुंह पे कालक मले आज कि इसने 5 लोटे खरीदे और फिर जीता है, तो उसकी बजाय इलेक्शंस को हो जाने दे, जो जीता है उसे जीत लेने दे। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की ज़्यादा सोचें, लोटे खरीदने की कम सोचें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मंसूर भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ। खालिद अजीम साहब, नईम हनीफ साहब, ये तमाम पैनलिस्ट साथ मौजूद हैं। मंसूर, क्या लगता है आपको, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कीजिएगा, जैसे मलिक साहब अभी कह रहे हैं कि खुश असलूबी से कबूल करें, तो जब ये ज़मीनी इलेक्शन हुआ और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा या दीगर लोग जिन्होंने बड़ी खुश असलूबी के साथ ट्वीट्स किए, मुबारकबाद दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको लगता है कि आज भी कुछ इसी तरह के मामलात होंगे? किसी किस्म की बेवकूफ़ी कह लीजिए कि मौजूदा हुकूमत को नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे की सिचुएशन, अगर PTI जीतती है तब भी, जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं कि आगे 2-3 महीने के बाद सिचुएशन ऐसी नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को तो आना ही पड़ेगा।
अगर जीत भी जाती है तब भी, और अगर नहीं भी जीतती तब भी खान साहब तो सुकून से नहीं बैठने वाले। देखिए किरण, बहुत शुक्रिया। शरीफ इंसान है और इनकी तजावीज़ भी जो है ना वो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है ना उसका शराफत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये जो पावर हंगर जो होती है ना कि जी मुझे बस किसी तरह ताकत मिल जाए, ये हर किस्म की शराफत, हर किस्म के मॉरल्स, एथिक्स उसको उठा के बाहर फेंक देती है और ये बड़ी रूथलेस होती है। इसमें ये पावर गेम के अंदर बिल्कुल जिस तरह एक चेस का बोर्ड होता है, उसके अंदर आपने ये मूव यूं चली, ये मूव यूं चली और आपका अल्टीमेट एम होता है कि आपने गेम जो है ना वो जरूर जीतनी है। आइडियली तो यही होना चाहिए जो मलिक साहब फरमा रहे हैं, होना तो यही चाहिए। पाकिस्तान हो कि डेमोक्रेसी हो या पूरी दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहां पे जिसके नंबर ज्यादा हैं वो बैठ के अपना वजीर आला मुंतखब करे, जिसके नंबर कम है वो अगले को जाके मुबारकबाद दे। मैं बल्कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ही मैं देख रहा था, सलमान नईम जैन कुरैशी से हारे और उसके बाद रात को एक वीडियो सामने आई जिसमें सलमान नईम गए, जाके जैन कुरैशी से हाथ मिलाया, उनको मुबारकबाद दी। बड़ा अच्छा जेस्चर था, बड़े अच्छे विजुअल्स थे वो। मैं ये कह रहा था कि ये देखिए ये दो यंग पॉलिटिशियंस हैं, कितना अच्छा इमेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे आइंदा सियासत इसी तरह हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह है नहीं। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि अगले का पत्ता काटा जाए, अगले की टांग खींची जाए। अब कल मुझे ये लगता है, जाहिर बात है वी स्टिल हैव फ्यू मिनट्स टू गो, उसके बाद क्लैरिटी आएगी, लेकिन कल रात को मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की आखिरी कोशिशें जो थी वो आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए थी और काफी देर तक वो बैठे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्रेक थ्रू उन्हें नहीं मिल सका है। और जिसका एक वाज़े इशारा जो है वो आज आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो कह दिया है कि जनाब हमें विफाक की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए और यहां से हटा दिया जाए, तो मेरे ख्याल में उनको भी सिग्नल मिल चुका है कि कहानी नहीं बनी है, नंबर गेम नहीं हुई है। सो जिसके नंबर ज्यादा हैं वजारत आला उसके पास आनी चाहिए, वो 2 महीने रहे, वो साल रहे या जितना भी उसका टाइम रह गया, लेकिन मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए इस वक्त टेम्परेचर को नीचे लाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई ऐसी वैसी हैंकी पैंकी होती है, कोई नंबर गेम जो है वो बिला वजह इलीगल तरीके से, अनएथिकल, अनमॉरल तरीके से जो है वो चेंज करने की कोशिश की जाती है, तो जो सियासी टेम्परेचर इस वक्त बॉयल अप हुआ है, मेरे ख्याल में उसके अंदर जो है वो बिला वजह का एक एडिशन होगा और इसका नुकसान होगा। सही, एक क्विक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर दीगर। वेलकम बैक वंस अगेन जी। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। दानियाल उमर मुझे आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, क्योंकि अब असेंबली 4 बजे इजलास का टाइम है और इससे पहले मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं वो असेंबली इजलास की तरफ जा रहे हैं। दानियाल जरा डिटेल्स दीजिएगा, तमाम लोग हैं, गिनती मुकम्मल है? जी बिल्कुल किरण, मैं इस वक्त रॉयल स्विस होटल जो है वो वहां पर मौजूद हूं और जो अरकान हैं वो बसों में सवार हो गए हैं और बसों में सवार होकर उन्होंने जाना शुरू कर दिया है पंजाब असेंबली की तरफ। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब भी जो है वो साथ में मौजूद हैं और साथ में जो है वो रवाना हो रहे हैं। इन तमाम अरकान के हमजा शहबाज शरीफ का स्क्वाड भी जो है वो अब से कुछ देर पहले बाहर आया है और ये जितने भी MPAs हैं ये बसों के अंदर जो सवार हुए हैं, ड्यूटियां लगाई गई थी इन्हीं में से अरकान की कि वो अपना अपना नंबर जो है वो पूरा करेंगे, अटेंडेंस जो है वो पूरा करेंगे। 10 ग्रुप्स बनाए गए थे और तकरीबन ये टोटल जो ग्रुप्स हैं इन्होंने फिर उसके बाद गिनती पूरी करके अब जो है वो बसों में सवार होकर यहाँ से रवाना होना शुरू हो गया है। तकरीबन ये 20 मिनट का रास्ता है और 4 बजे चूंकि सेशन है तो पूरे 4 बजे ये जितने भी अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हैं और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, राह हक पार्टी है, जो भी इंडिपेंडेंट जो अरकान हैं वो तमाम तक जो है वो पूरे 4 बजे सेशन के टाइम पे पंजाब असेंबली पहुंच जाएंगे। हमजा शहबाज मुलाकात भी करते रहे और जितने भी अरकान हैं उनके पास एक एक करके जो है वो उनकी कुर्सियों पर गए, उनसे जाकर मुसाफा किया, गले मिले और जाकर बात करते रहे। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो बहुत सारे पार्टी लीडरान जो है वो यहाँ पर नजर आए जो कि हमजा शहबाज को साथ असिस्ट कर रहे थे, मिलवा रहे थे। ये भी वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है इस पे कि लॉयल्टी का ये मुजाहरा है कि आप अपने अपने अरकान को इस तरह से केजेस में भर के एक तरीके से और बुर्गियों की तरह भर के लेके जाएं कि बीच में से कहीं वो आगे पीछे ना हो जाएं, बिक ना जाएं, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। वैसे लॉयल्टी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल होता है। ये मैं अपने मेहमानों से, अपने पैनलिस्ट से पूछूंगी। मलिक साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो सर ये पूछना चाह रही हूँ कि असद उमर साहब ने कहा कि पंजाब में अगर जीत जाते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत भी गिराएंगे,
तो सर पिछले 3 महीने में सिचुएशन मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज्यादा चेंज हुई। पै दर पै ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून बहुत तेजी से जीत रही थी, सारी सीट्स निकाल रही थी, लेकिन 3 महीने में वो सारा का सारा बर्डन इनके ऊपर आकर पड़ गया। अब आगे भी सिचुएशन ऐसे ही है, डॉलर 250 तक जाने की बात हो रही है, मईशत तबाह हाल है। तो ये हुकूमत हासिल करने की, इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ सर नवंबर के लिए हो रही है। क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रही है पीटीआई? मेरे ख्याल में 2-3 इश्यूज थे। एक तो नून लीग को खौफ यह था कि इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ लगा देना, तो 5 साल हमने पहले 4 साल जेलों में काटे हैं, तो अगले 5 साल भी हमारे जेलों में गुजरेंगे। शहबाज शरीफ और उसके बच्चों के ऊपर केसेस का बहुत दबाव था, और ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि उसने उनके इस फैसले के अंदर बड़ा रोल अदा किया। बाई इलेक्शन जितने पंजाब में हुए थे, एक सियालकोट की सीट छोड़ के जिसमें हमजा और मरियम दोनों एक दूसरे को काटने पे लगे हुए थे, और एक मुल्तान वाली सीट है, इन दो को छोड़ के 12 या 13 बाई इलेक्शंस इकट्ठे नॉन स्टॉप पीएमएलएन जीत की थी। वो नौशहरा वाली सीट केपी से जाके जीत की थी। वो था एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, वोट को इज्जत दो। अब नून लीग बन गई है एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम। 2-3 बड़े इशूज थे। इमरान खान ने जाते जाते मईशत के साथ काफ़ी ज्यादती की थी, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के उन्होंने एडजस्ट नहीं किया। इंपोर्ट को इतना खुला छोड़ा कि $48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। गरीब मुल्क है, $1 अरब के लिए हम IMF के आगे नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, तो हमें जिल्लत और रुसवाई मिलनी थी। अगर ये 2 महीने पीएमएलएन वाले सब्र कर लेते ना, तो ये सारा कुछ इमरान ने अपने हाथों करना था। डिवैल्यूएशन भी करनी थी, IMF के भी वो पकड़ के पाँव दबाने थे कि हमें कर्ज की किस्त जारी कर दो। वो काम अब इनकी किस्मत में, ये जूते खाएं, वो बच गया, निकल गया, अब ये जूते खाएं। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज अगर पंजाब से किसी तरीके से ये बच जाते हैं काफ लीग की सपोर्ट से, जो मुझे लगता है अभी 50-50 है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि शुजात साहब के साथ जो मीटिंग है जरदारी की दूसरी दफ़ा, वो बिला मकसद नहीं हो सकती। और अगर उसमें से कुछ निकल आता है और पंजाब बचा लेते हैं, तो अगस्त का महीना बड़ा क्रूशल है। अगस्त में IMF की किस्त ड्यू है बाई मिड अगस्त, और उसके साथ जो सऊदी अरब, UAE और कतर से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको तेल या कुछ पैसे मिल जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंगली नया चीज़ है, जो IMF से हम कर्जा लेते हैं, हमारे हर मुल्क का एक कोटा होता है, SDRs उनकी करेंसी है अमेरिका IMF की। तो जो सऊदीज के अपने SDRs का कोटा है, वो हमें वो ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, जो IMF के अब नए लॉज के तहत मुमकिन है। तो $4-5 अरब की हमारी वो पैकेज बन सकती है। वो अगस्त के अंदर ये 3 चीज़ें थ्रू हों, सऊदी से SDR ट्रांसफ़र, आपको एडिशनल ऑयल एलोकेशन हो जाए सऊदी से, कतर से गैस मिल जाए, और UAE से कुछ सपोर्ट मिल जाए या रोल ओवर हो जाए उनके पुराने कर्जे का, और IMF की किस्त आपकी वो 15 अगस्त तक आ जाए। फिर एक विंडो बनेगी सितंबर के महीने में, जिसमें नून लीग को निकल जाना चाहिए। केयर टेकर्स बनाएं, चीफ की नए की अपॉइंटमेंट करें, जिसके लिए मरे जा रहे हैं वो अपॉइंटमेंट करें, और केयर टेकर बनाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको चाहिए कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो इलेक्शन का है ना, उसके ऊपर रजामंदी कर लें। नहीं तो बाद में वो उसको चोर बोलेगा, वो उसको चोर बोलेगा, इसने मेरा इलेक्शन चुरा लिया। वो एक ब्रॉडर सा अंडरस्टैंडिंग कर लें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये तरीकाकार, और आगे बढ़ जाए। मुल्क बच जाएगा इससे। अगर अपनी अपनी सियासत चमकानी है, तो हो सकता है इमरान बड़े तगड़े खड़े हो, इंसानों को चोर डाकू 4 साल पहले कह रहे थे, उससे बड़ा चोर डाकू कह दें, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत नहीं बचेगी। तो कुछ इनको अक्ल और समझ का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सब सर्टिनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फिर सोचा जाए। अभी बेयकीनी रहेगी, अभी बेयकीनी नहीं जाएगी जब तक कि ये 2 बड़ी जमातें जो है नून और PTI, ये किसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आते, नए चीफ की तैनाती नहीं हो जाती, और इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर ये कोई रजामंदी नहीं कर देते। मेरे ख्याल में ये अगस्त का महीना बड़ा क्रूशल होगा। बाई एंड अगस्त ये इस पोजीशन में होगी नून लीग के, इसके पांव जमीन पे जमते हैं कि नहीं जमते। अगर इनको स्पेस मिली तो ये मेरे ख्याल में सितंबर में बाकी कामों के लिए खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। PTI को भी बोलेंगे आओ बैठो बात करते हैं, चीफ की भी तैनाती कर देंगे, नॉमिनेशन कर देंगे। ड्यू तो नवंबर में, लेकिन नॉमिनेशन वो कर सकते हैं महीना 1.5 महीना पहले। बिल्कुल ठीक। अब खालिद साहब, सर मैं ये अभी दानियाल उमर से जो बात कर रही थी, जिस तरह से, और ये हम हमेशा देखते हैं, स्पेशली पंजाब के मामला जब हो रहे होते हैं, पिछली दफा वो 16 अप्रैल तब भी हमने इसी तरह के मामला देखे। सर ये पार्टीज के अपने पार्टीज के साथ अपने अराकीन की इतनी बेयकीनी की सूरत हाल कि बाकायदा जैसे मुर्गियों को भरकर वैन्स में लेके जाया जाता है, इस तरह से उठा के 2-2 दिन 3-3 दिन पहले होटल्स में रख दिया जाए, फिर वहां से निकाल कर आप असेंबलीज पहुंचाई जाए, ये लॉयल्टी का लेवल होता है खालिद साहब? देखिए जी, जब मार्जिन बहुत कम होता है, मुकाबला बड़ा सख्त होता है, तो फिर इस बात का बहुत इम्कान होता है कि वो लोग जो हैं उनको कहीं पे फिसलाया जा सकता है, कोई बंदा असरअंदाज हो सकता है, या गैर कानूनी तौर पे उनको गायब किया जा सकता है। ये बिल्कुल बलदियाती इंतखाबात जैसा स्टाइल है, या आप कह लें कि हमने देखा है बार काउंसिल के कुछ इलेक्शंस में, बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में हमने इस किस्म का मामला देखा है। लेकिन असल बुनियाद ये है कि ये सारे का सारा हो क्यों रहा है। अब इसमें आप
और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की सियासत जो है उसको देखें। पीटीआई का नारा क्या है? पीटीआई का नारा ये है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। नए इंतखाबात उस सूरत में होंगे जबकि विफाक की हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी, नेशनल असेंबली जो है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। अब उसके लिए जो उसका टारगेट है वो पंजाब को इसलिए जीतना चाहती है कि वो जो 25 मई का सिनेरियो है वो न दोहराया जा सके। यहाँ पे तो उनके हाथ में हो। पहले खाली केपी उनका बेस कैंप था, अब आगे पंजाब जो है वो उनका बेस कैंप बन सकता है और वहां से वो अपनी तहरीक को लॉन्च करेंगे। ये बिल्कुल 93 जैसा सीन नजर आ रहा है, जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की असेंबली बहाल कर दी थी तो विफाक में तो उनकी हुकूमत थी, लेकिन केपी में जो कि उस वक्त NWFP होता था उस वक्त मीर अफजल खान की हुकूमत थी, जबकि पंजाब में मंजूर भट्टू जो है वो बैठे हुए थे और उनको सपोर्ट हासिल थी। उस वक्त के जो गवर्नर थे, गवर्नर अल्ताफ हुसैन जो कि फवाद चौधरी के ताया थे, वो उस वक्त वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने वो अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको इस अंदाज में मुनज़्ज़म किया हुआ था कि मामला जो है वो फिर फौज की इंटरवेंशन और वो जो काकड़ फार्मूला जिसको कहा जाता है कि जितने लोग हैं वो सारे के सारे घर गए और उस तरह की सूरत हाल बना के वो सारा सेटअप जो है वो उसको लपेट दिया गया। और यही टारगेट मुझे बज़ाहिर नजर आता है। असद उमर साहब जो आज बात कर रहे हैं कि अब अगला हमारा हदफ जो है वो विफाक की हुकूमत को खत्म करना है। अब वो विफाक की हुकूमत को खत्म करने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो खुद ईवान में मौजूद हो और तहरीक अदम एतमाद लेके आ जाए, लेकिन खालिद साहब विफाक की हुकूमत को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए। फिर सर सवाल ये आ जाता है कि अगर परवेज इलाही साहब आज जीत जाते हैं तो फिर वो सर डोनाल्ड लू अमेरिका की साजिश, मतलब परवेज इलाही साहब अमेरिका से इतने ज्यादा मजबूत होंगे कि आज वो जीत जाएंगे और अमेरिका की साजिश जो है वो खत्म हो जाएगी। सर मुझे फिर एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है। नईम साहब इसी सवाल को लेकर आपकी तरफ आऊंगी, बल्कि आपने सवाल सुन लिया, आते ही जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें पहले। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नईम अरीफ, ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, नंबर गेम को देखते हुए नजर आ रहा है कि शायद पीटीआई आज का ये रन ऑफ इलेक्शन विन कर जाएगी, परवेज इलाही साहब अब जीत जाएंगे। लेकिन वो फिर जो पिछले 3 महीने से एक बयानिया बनाया है, जिस बयानिए की बुनियाद पर लोग पिछली सारी कारकर्दगी उस्मान बुज़ार साहब हों या विफाक में या पूरे पाकिस्तान में जो कुछ रहा लोग सब भूल गए ना, उस बयानिए के पीछे चले। फिर उस बयानिए का क्या होगा? वो जो डोनाल्ड लू था, फिर उसके बाद अमेरिका की साजिश थी। परवेज इलाही साहब इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, अमेरिका इतना कमजोर है उनके आगे? पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे ना नींद आ गई थी, मैं सोने लगा था। मैं ज्यादा देर खामोश रहूं ना तो मुझे नींद आ जाती है। अब आपका सवाल की तरफ आता हूं। उसका जवाब मेरे पास तो आज यही समझ आ रहा है कि नए कपड़े बदल के जाऊं कहां, मैं बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो पेशावर चला गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि इमरान साहब ये सारी तगोदो जो है, पीटीआई ये सारी जदोजहद किसके लिए कर रही है? कल जो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 5 से 6 घंटे जौहरलाई पैलेस में चौधरी शुजा साहब की रिहायशगाह पे रहे हैं, वो कोई हमजा शहबाज शरीफ के लिए वोट मांगने नहीं गए थे। मैं आपको बताता हूं वो क्या करने गए थे। बिल्कुल वहां से बिल्कुल वो जो है रुसवा होके नहीं लौटे। वो जो फॉर्मूला लेके गए थे उस फॉर्मूले पे चौधरी शुजात साहब बिल्कुल अमल दरामद करने के लिए कोशिश करेंगे और वो मरहला शुरू होगा आज के दिन के बाद। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि वो उन्हें इस बात पे कन्विंस करने के लिए गए थे कि परवेज इलाही साहब अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो हलफ लेने के बाद वो इमरान खान के कहने पे फिल फोर पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे, बल्कि पंजाब असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरा करेगी। इस बात पे जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे के मुज़ाकरात हुए। मैं चैलेंज करता हूं परवेज इलाही साहब के मीडिया सेल को और तमाम उन तज्जियाकारों को जो कहते हैं कि उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। परवेज इलाही ने, चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मुलाकात की है कल। तकरीबन 45 मिनट चौधरी परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन के घर पे।
और इतने ड्रामाई तरीके से ये मुलाकात में क्या चल रहा था? क्या कल तक भी ऑफर पूछ रहे थे? क्या आप ऑफर ज्यादा करते हैं तो हम आपकी तरफ से आ जाते हैं? करते हैं, फिर वो वहां से वापस लौट जाते हैं। और जो यहाँ पे आपके पैनल में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं तो वो समझ जाएंगे कि अभी एफसी कॉलेज के सामने पहुंचती है आसिफ अली जरदारी का काफला कि परवेज लाई साहब और मोनस लाई साहब पिछली गली से एक ही गाड़ी से निकल के वो चोरी शुजात साहब के घर पहुंच जाते हैं। ठीक 10 मिनट के वक्फे के बाद आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ जाते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर, जहां पर चौधरी शुजात परवेज लाई और मोनस लाई की मुलाकात करवाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब से। ये फॉर्मूला चौधरी परवेज लाई से भी डिस्कस किया जाता है, चौधरी शुजात हुसैन से डिस्कस किया जाता है। अब जो है दूसरी तरफ काफ लीग के अंदर भी जो है जाहिर बात नईम साहब ये मेरे कान में जो है ना ये उबैद साहब बैठे होते हैं। ब्रेक में ना इनसे बात करनी है कि क्यों आपको इतनी देर खामोश रखते हैं कि आपको नींद आ जाती है। मुझे फिर से एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, डिस्कशन को यहीं से आगाज करेंगे दोबारा। एक बार फिर जी स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम पैनल मौजूद है क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, पंजाब का फैसला होना है। परवेज इलाही साहब वजारत आला संभालते हैं या हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जब तक इसके क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं आ सकता जब तक ये सारा कुछ खुश असलोबी के साथ हो ना जाए। और उसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि कल डिप्टी स्पीकर ने पुलिस को बुलाया था कि अगर कोई हंगामा होता है, अगर कोई ऐसे हालात वहां पर पैदा होते हैं तो पुलिस मौजूद हो। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अब पुलिस की इंटरवेंशन से भी मना कर दिया है कि जब तक कोई ऐसा वाकया नहीं हो जाता तब तक पुलिस पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगी। अरशद अली साथ मौजूद है मेरे, जरा अरशद इस हवाले से डिटेल्स मुझे दीजिएगा। अमन अमान की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा, जब तक खराब नहीं होती तब तक पुलिस अंदर नहीं आ सकती है। जी बिल्कुल जो है आज जो सप्तान खान है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर की जानब से पंजाब असेंबली के अंदर जो पुलिस तलब करने का इल्जाम है उसको चैलेंज किया गया था। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को असेंबली के अंदर जो है वो दाखिल होने से रोक दिया है और ये अपने हुक्म में ये करार दिया है कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने के बाद जो है वो पुलिस तलब करने के ऊपर जो है वो अंदर ऐवान में दाखिल हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस असेंबली के बाहर जो है वो खड़ी रहेगी। जस्टिस मुजम्मिल शबीर की जानब से ये फैसला जो है वो सुनाया गया है और ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा सप्तान खान की जानब से दायर की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद। मरियम नवाज साहिबा के भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है और वो कह रही हैं कि जो गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाले हैं वो अपने मेंबरान को गुलाम से भी ज्यादा बदतर समझते हैं। ऐसा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे आज उसी के लिए वोट मांग रहे हैं, उसी को 12 करोड़ के सूबे का मालिक बनाने को तैयार हैं। पंजाब बनी गाला नहीं है जिसे आप कभी बुजदार, कभी गोगी, पिंकी और उसके बेटों के हवाले कर दें। ये मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है। लेकिन अगर इसी के तनाजुर में मैं हमजा शहबाज की गुफ्तगू देखती हूँ तो हमजा शहबाज का स्टांस आज बड़ा डिफरेंट नजर आया। जब उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। आज अगर हमजा शहबाज का स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है तो वो भी सुनवा देना नाज़रीन को। आज क्या होगा? वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है और अल्लाह से हमें अच्छे की उम्मीद है इंशाअल्लाह। आज भी आप ही वजीर आला पंजाब रहेंगे? आपको मंजूर तो हमजा शहबाज इसको इस बॉडी लैंग्वेज को क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट थे या वो कह रहे हैं कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा? मंसूर, आपको क्या लग रहा है हमजा शहबाज को देखते हुए? इससे पहले तो काफी ज्यादा मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी ज़िमनी इलेक्शन से पहले तक, लेकिन अब आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है? एहतशाम भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहूंगी। एहतशाम, क्या लगता है सिचुएशन को देखते हुए? सबसे मोतबर राय वाले हमारे पास नदीम मलिक साहब बैठे हुए हैं और मलिक साहब ने आगाज में कहा 50-50 अभी चांसेस हैं और अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन होती है तो बहुत मामला दिलचस्प भी हो जाएगा। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? सही का मलिक साहब ने कि अभी इतना देर तक नहीं कुछ कहा जा सकता अपनी तौर पे कि
जिसके पास अददी अक्सरियत है वही जीतेगा, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीने में जो पॉलिटिक्स यहाँ पर हुई है उसमें बहुत सारे सरप्राइज हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब ये कहते थे तहरीक अदम इत्तेमाद की वोटिंग के हवाले से, जब नजर आ रहा था कि तमाम बहुत सारे इत्तेहादी भी साथ छोड़ गए, अरकान मुनहरिफ भी हो गए, उसके बावजूद वो कहते थे कि जी सरप्राइज मिलेगा, और फिर वो कुछ सरप्राइज ऐसा था जो कि गैर आईनी भी था, गैर इखलाकी भी था, और हमने उसके ऊपर तनकीद भी की थी। तो जो रविश वहां से शुरू हुई थी वो फिर पे दर पे चलती रही है किसी न किसी सूरत में, चाहे वफाक की पॉलिटिक्स आप देखें या पंजाब की पॉलिटिक्स देखें। आज का जो दिन है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी, और वही प्लेयर्स हैं और वही सियासतदान हैं जो अखाड़े में मौजूद है। तो अगर हम ये समझना शुरू कर दें ऑल ऑफ अ सडन कि अब बिल्कुल इखलाकियात और एथिक्स के मुताबिक एकदम पॉलिटिक्स होगी और जिसकी सादा अददी अक्सरियत है 186 का नंबर जिसके पास है वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा आज, तो ये कहना मुश्किल है। क्योंकि हमने 2 दिन में देखा है कि जिस तरह से बोलियां लगी है जो पाकिस्तान की अवाम की समातों से टकराई हैं, जिनके लिए महंगाई बहुत बड़ा मसला है। जो आदमी रो रहा है कि रोटी 15 रुपए की, नान 20 रुपए का, चीनी इस प्राइस में मिल रही है, घी 550 रुपए फी किलो मिल रहा है, कुकिंग ऑयल 650 रुपए फी किलो मिल रहा है। वो जब सुन रहा था पिछले 1-2 दिन में कि जी 20 करोड़ की बोली है या 25 करोड़ की बोली है या 40 करोड़ की बोली है, तो वो क्या सोच रहा था? तो ये सारी सिचुएशन के बावजूद हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका फोकस तो यही है कि किसी तरह हमने पावर को गेन करना है, हमने इक़्तिदार में रहना है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें देख लेना चाहिए कि क्या बनेगा अगले कुछ 1-2 घंटे में, क्या सिचुएशन बनेगी, और उसके बाद फिर प्रॉपर उसके ऊपर तज्जिया करेंगे। लेकिन अपेरेंटली मुझे भी लगता है कि और अभी क्योंकि 4 बज भी गए और ये घंटियां बजना शुरू भी हो गई हैं असेंबली की, क्योंकि वो जो एक प्रोसेस है 4 बजे का असेंबली इजलास का टाइम था, अब उसके प्रोसेस का आगाज हो गया है। जो 81 अरकान है पंजाब असेंबली में वो ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं, और तमाम अरकान का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और काफ लीग से है। हमजा शहबाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अरकान है पंजाब असेंबली, ये भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो आसिम नसीर मेरे साथ मौजूद है, जरा उनसे डिटेल ले लेते हैं, फिर मजीद एनालिसिस करेंगे सिचुएशन को। आसिम जरा बताइएगा स्ट्रेंथ क्या मुकम्मल हो गई है, सब आ गए? आसिम नसीर से सिचुएशन को जानेंगे। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असेंबली के माहौल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी तक की सिचुएशन इंतहाई साजगार भी लग रही है और बड़ा पुरअमन माहौल भी लग रहा है। और पंजाब असेंबली में उमूमन ये साजगार माहौल और पुरअमन माहौल जरा मुश्किल से देखने को मिलता है। तो अभी तो आगाज है, सबसे बड़ा आज दिन है पंजाब असेंबली के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बाद जो सियासत है उसका रुख तय हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पंजाब से पावर में आ जाती है तो फिर सिचुएशन जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आसिम नसीर ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे आपको आवाज आ रही है तो मुझे प्लीज इसकी डिटेल्स दे दीजिएगा। सही, मंसूर आप तक आवाज आ रही है? ये बताइए क्या लग रहा है आपको? जैसे मैं कह रही हूँ अभी आपने भी मंजर देखा होगा पंजाब असेंबली का, जो आगाज हुआ है वो बड़ा पुरसुकून आगाज हुआ है। काफ लीग के लोग भी मौजूद हैं, पीटीआई के लोग भी मौजूद हैं, पीएमएलएन के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये धींगा पुश्ती की बातें हो रही हैं ये शायद थोड़ी देर में इसका आगाज हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि इतनी आसानी से तो गेम इधर उधर हो नहीं सकता आज का। नहीं, आप बात सही कह रही है, लेकिन मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब जो है ना वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल में शायद मैं नेचर के लिहाज से शायद एक पेसिमिस्टिक इंसान हूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ऐसी कोई खुशखबरी आने जा रही है। बस मेरी जो ऑप्टिमिज्म मुझे नजर आता है इस आज के इजलास में वो ये है कि कम से कम कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन ऑब्वियसली अभी मैच शुरू होने में, जैसे कहते हैं ना, अभी बस थोड़ी देर रह गई है तो उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात होती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जी बसों में क्यों आ रहे हैं और ये इस तरीके से क्यों है यहाँ पे कि रातों रात पता नहीं लगता कौन किस तरह निकल गया। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, ये जो एक एमपी है जो टर्की चले गए थे, आप यकीन कीजिए कि मेरे पास जब ये खबर आई तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक वजीर को मैंने फोन किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे पता लगा कि आप, मैंने पहले मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा जी बंदे पूरे हैं? उन्होंने कहा जी बंदे पूरे हैं। मैंने कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा हाँ जी बंदे पूरे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप जरा चेक मुताबिक एक बंदा स्लिप हो गया। तो ये हो ही नहीं मानता। मैंने कहा मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास ये खबर है बंदा स्लिप हो गया। यकीन कीजिए कि 3
प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन, उसी का नाम उन्होंने। तो ये बसें जो है ना, ये हमारे जरूरी हैं। ये बसें अगर ना पकड़ के तो कौन निकल जाएगा, कुछ पता ही नहीं लगना। तो एहतशाम की कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो जाए, कुछ नहीं पता कि कौन ना उठे। अब जिस जो इलेक्शन हुआ था, अच्छा वो एक और भी बड़ी सिचुएशन थी। आपकी आवाज में मुझे बहुत ज्यादा फ्रीजिंग आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ आपका राब्ता बिल्कुल हम क्लैरिटी रखें उसमें, ताकि आपकी आवाज दुरुस्त आ सके। जुहेब भट्ट भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुहेब, मुझे जरा आप, क्योंकि खुद लाहौर में वो कल एक MPA का कार्ड भी जल गया था ना, जिसके थ्रू उन्होंने वोट देना था, उसका कुछ मामला सेटल डाउन हुआ, कुछ पता है आपको? बड़ा कुछ जला, दिल भी जले, कार्ड भी जले, कहीं हेयर ड्रायर जल गए। वो मामले तो सारे साथ साथ सॉल्व होते जा रहे हैं। मैथमेटिकली स्पीकिंग अभी जो आप बात कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो उनसे हैं वो बन रहे हैं वज़ीर आला, मैथमेटिकली स्पीकिंग। स्पिरिचुअली स्पीकिंग रूहानियत की नज़र से अगर देखें तो चीज़ें बदल सकती हैं। रूहानियत क्योंकि अक्सर चेंज हो जाती है, चीज़ें जो उनसी बदल जाती हैं, अचानक ज़मीर जाग जाते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। लेकिन अभी मैथमेटिकली स्पीकिंग परवेज़ इलाही साहब जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर पंजाब के लोगों की नज़र से मैं देखूँ ना, आम आदमी की नज़र से देखूँ, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं है इसमें। मुझे ऐसे ही है कि जो पहले हमजा शहबाज साहब कर रहे थे वही आके परवेज़ इलाही साहब करके, क्योंकि सेंटर में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब होते उन्होंने भी सेम करना था। तो सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, चीज़ें जो हालातों वाक़ियात हैं वो इंटरनेशनली भी चेंज हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। लेकिन उसको जो ठीक करने वाले लोग हैं वो अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। मैनू बिठा दे मैं ठीक कर देंगा, मैनू बिठा दे मैं ठीक कर देंगा। तो ये गेम चल रही है और ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, हम अभी बड़े महजूज हो रहे हैं टीवी देख के और ट्रांसमिशन देख के कि हाँ कौन बनेगा। जिसके हीरो जो सा इमरान खान है उसको बड़ा मजा आ रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि उसका हीरो जो सा है वो उनके मुताबिक विलन को मार रहा है और फिर जो कहानी में ट्विस्ट आ चुका हुआ है, स्टोरी बड़ी अच्छी चल रही है। अब से पहले वो लेकिन बाकी सारी चीजों को तो हम एनालिसिस अभी कर सके या नहीं कर सके, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन एक चीज तो तय है ना, खान साहब जीत जाते हैं और अगर नहीं भी जीतते तो सिचुएशन तो इंटरेस्टिंग रहेगी ही। एक अनसर्टेनिटी, एक अनस्टेबिलिटी तो रहेगी। वो इतने आराम से फिर बैठने नहीं वाले हैं, क्योंकि कल वो ऑलरेडी कह चुके हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको मैं एक मंजर भी साथ साथ दिखा रही हूँ। हमजा शहबाज इस वक्त पहुंच चुके हैं असेंबली, 4 बजे के टाइम, और अभी बिल्कुल हमजा शहबाज यहाँ पर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उस वक्त कह रहे थे कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वो आज होगा। तो ये लेट्स सी कि आज क्या होने वाला है। क्या हमजा शहबाज ही अपने ओहदे को कंटिन्यू करते हैं या परवेज इलाही साहब होते हैं? इससे पहले नईम हनीफ साहब आप बात कर रहे थे तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, जरा उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि जो कल की मीटिंग हुई है जिस पर बड़ी नजरें थी और फिर उसके बाद उस पर यह बात होना शुरू हो गई कि जी जरदारी साहब को कुछ नहीं मिला, इस बार जरदारी साहब का जादू नहीं चल सका, उन्होंने 5-6 घंटे की मीटिंग कर ली। लेकिन उसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं वो ये यकीन दहानी है कि अगर आज परवेज इलाही साहब वजीर आला बन भी जाते हैं तो हुकूमत जो मरकज में मेन हुकूमत चल रही है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी। ये बात कर रहे हैं आप, इसकी यकीन दहानी हुई है कल, या वो ये यकीन दहानी मांग रहे थे जरदारी साहब? जी बिल्कुल, जरदारी साहब ने क्योंकि इतना टाइम शायद लाहौर में नहीं गुजारा जितना टाइम कल उन्होंने चौधरी शुजात साहब के घर पे गुजारा, और वही उन्होंने अपना परहेजी खाना भी मंगवाया बिलावल हाउस से। भिंडियाँ खाई उन्होंने, सैलड खाया वहाँ पे और वाइट राइस खाए। वो सिर्फ एक यकीन दहानी के लिए गए थे कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो इमरान खान के कहने पर, PTI के कहने पर सूबाई असेंबली जो है वो तहलील नहीं करेंगे, बल्कि असेंबली को चलने देंगे और असेंबली अपनी आइनी मुद्दत पूरा करेगी। क्योंकि शायद उनके पास ये इतला है कि इमरान खान साहब जो हैं अगर आज परवेज़ इलाही इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद किसी भी वक्त वो ये हुक्म सादर फरमा सकते हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो पंजाब असम्बली तहलील कर दें, और उसके साथ ही साथ वो KP की असम्बली तहलील करेंगे और वफाकी हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड करेंगे कि फौरी तौर पर जो है वो कौमी असम्बली भी तहलील की जाए और आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। मैं पहले अर्ज भी यही कर रहा था कि अगर हम देखें कि PTI का इसमें जो है वो क्या गेन कर रही है, PTI तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। देखिए 10 सीटों के
साथ चौधरी परवेज लाई जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार बने हुए हैं। 178 वोट उनको दे रही है पीटीआई। और चौधरी परवेज लाई जो उनके लिए इमरान खान साहब के लिए माजी में जो कुछ उनके साथ उनके अलकाबात थे और जो उनके बारे में राय थी, और इस वक्त जो है सबसे मैं समझता हूं जो आसिफ अली जरदारी साहब के बाद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई फैमिली जो है ना वो सबसे अच्छा खेल रही है। चौधरी शुजात साहब जो है वो वफाक में साथ बैठे हुए हुकूमत के, चौधरी परवेज लाई जो है वो पंजाब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 10 वोट इनके नीचे हैं, 5 वोट इनके ऊपर है, और इन्होंने तकरीबन 150 वोट वाली पार्टियां अपने पीछे लगाई हुई हैं। उसके बाद जो है मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था कि आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की कि ये होटलों में बंद करके आप 3-3, 4-4 दिन होटलों में रख के आप क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ना वो किसी से डरने वाले हैं, ना वो झुकने वाले हैं, वो सिर्फ बिकने वाले हैं। यानी कि उनकी वफादारियों पे अपनी पार्टियों को यकीन नहीं है, और बार बार आप हर घंटे के बाद आप गिनती करवाते हैं कि कितने रह गए हैं, कोई इधर तो नहीं हो गया, कोई उधर तो नहीं हो गया। अभी भी जो मेरे पास इतलात आ रही हैं, अभी भी इस वक्त ईवान के अंदर पीटीआई के और काफ लीग के नंबर 186 नहीं हैं। वहां पे तकरीबन 179 और 180 की इतला आ रही है। इस वक्त ईवान के अंदर 180 से ज्यादा नंबर नहीं है। 4:20 पे मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का कि अभी तक उनके तकरीबन जो 8 से 9 अरकान हैं वो पंजाब असेंबली नहीं पहुंचे हैं। इसी तरह की सूरत हाल दूसरी तरफ चल रही है। अब यह है कि मेरे पास ये इतला है किरण के अगर हुकूमत जो नंबर्स में उसको शिकस्त दिखाई दी तो मेरे पास इतला है कि 16 अप्रैल का जो है वो एपिसोड रिपीट होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद जाहिर बात है एक आईनी बहरान आएगा, मगर हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब रहेंगे जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता। अगर आज का इजलास काफ लीग पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए, यानी काफ लीग के वजीर आला होंगे लेकिन पीटीआई की हुकूमत बन रही होगी, तो उसके लिए पीटीआई कहीं नजर नहीं आ रही, काफ लीग मेहनत कर रही है। एक सवाल मैं नहीं से पूछूं। नहीं, जो 10 अरकान है पंजाब में काफ लीग के, आप थोड़ा सा अगर ये काम करें कि उन 10 के नाम, और पॉसिबली अगर स्प्लिट होता है काफ लीग के अंदर तो कौन परवेज लाई की तरफ जा सकता है, कौन खड़ा होगा जो मुनस के साथ होगा और हुसैन और परवेज लाई के साथ खड़ा होगा, और कौन होगा जो सालिक और तारिक बशीर की तरह दूसरे कैंप में खड़ा होगा। एक पॉसिबल सिनारियो तो थोड़ा बिल्ड करके बताएं, क्योंकि ये ऑप्शन अभी टेबल पे है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, अभी इलेक्शन चलेगा तो पता चलेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एक ऑप्शन के तौर पर अभी एग्जिस्ट मैं अर्ज करता हूं। उसमें 2 नाम मैं आपको अभी बता सकता हूं मलिक साहब, 2 नाम मैं आपको अभी बता सकता हूं। तारिक बशीर चीमा साहब के नीचे जो 2 एमपीए लड़े थे उनमें चौधरी एहसानुल हक 249 भावलपुर से, मनी साहब की आवाज के साथ ना गैर मुल्की साजिश हो रही है। वो जो रजीम चेंज वाली साजिश थी ना, वो हमारे चैनल के साथ भी हो रही है। दरमियान में नईम मुनीफ की आवाज कोई कब्जा कर लेता उसके ऊपर। भाई नईम साहब की आवाज कोई सुन रहे हैं तो मैं बता दें, क्योंकि ये वाकयातन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो जो 10 मेंबरान है ना वो जरा पता चल जाए। जी नईम। किरण उनमें 2 लोग मैं मलिक साहब को अर्ज कर रहा था, मैं ऑलरेडी इस पे कुछ वर्किंग कर चुका हूं। 2 नाम मेरे पास हैं जो मशकूक हैं, और मेरे पास जो आखिरी इतलात आ रही हैं वही अभी तक पंजाब असेंबली नहीं आप मशकूक क्यों कहते हो सकते हैं बड़े नेक लोग हो, पाकिस्तान के कौमी मफाद में हमजा का साथ दे दे, आप उन्हें मशकूक बना के उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। पॉसिबल स्प्लिट जो है उसके ऊपर आप बनाइए ना, 10 में से कौन किधर जा सकता है। चौधरी एहसानुल हक हैं 249 से काफ लीग के टिकट पे लड़े थे बावलपुर से, और डॉक्टर मोहम्मद अफजल 250 पीपी से बावलपुर से लड़े थे। ये दोनों को तारिक बशीर चीमा साहब के कहने पे शुजात साहब ने टिकट दी थी। और ये जो 2 अराकीन हैं 10 में से काफ लीग के, शायद ये कोई चंद चढ़ा दें। और बाकी जो सूरत हाल है, चौधरी शुजात साहब ने बिल्कुल इस तरह की जरदारी साहब को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई कि वो कोई हदायतनामा जारी करेंगे वोटिंग से कबल अपने इन 10 अराकीन को बतौर प्रेसिडेंट काफ लीग। मगर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं बिल्कुल अदम एतमाद वाली सूरत हाल थी जिसमें आजाद कर दिया गया था, जिसका जहां दिल चाहे वो जाए। तो यहाँ पे तारिक बशीर चीमा साहब खासे नाराज हैं। चोरी वजाहत साहब ने, मोनस अलाई साहब ने जिस कदर जो है उन पे इल्जामात आयद किए और उनकी किरदार कुशी का सिलसिला जारी रहा फ्रंट ऑफ मीडिया, तो मैं समझता हूं वो काफी गुस्से में भी हैं। मेरे पास इतलात हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब शायद इन 2 एमपीएस को रोकने में कामयाब हो जाए, उनकी गैर हाजिरी आज वहां लगे। तो ये इतलात तो यही है कि अब तक 280 हैं, उन 280 में जो 8 कम हैं उनमें ये 2 लोग शामिल हैं, चौधरी एहसानुल हक और डॉक्टर मोहम्मद अफजल सर।
सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। जिन दो लोगों का तस्करा कर रहे हैं वो दो लोग अभी तक आए भी नहीं है। तो उनका गैर हाजिर होना अच्छा नहीं होगा नून लीग के लिए। उनका दूसरी साइड पे वोट करना हमजा को हेल्प कर सकता है। तो अगर वो आके दूसरी तरफ वोट करेंगे तो हमजा की मदद होगी। अगर गायब हो जाएंगे तो 4-5 वोटों की एक्सरिया से परवेज लाइस विल स्टिल विन। तो ये अभी सिनेरियो अभी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ये गेस वर्क है। लेकिन मेरे ख्याल में काफ की स्प्लिट की एक पॉसिबिलिटी है अभी। अगर वो स्प्लिट होती है तो वो नून लीग की फेवर में जा सकती है। गो के रिमोट चांसेस हैं, लेकिन कल रात तक के लोग इसी पे काम कर रहे थे कि कुछ वहां से स्प्लिट आ जाए, एक आध बंदा जो है उसको एन वक्त पे कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए तो आगे पीछे हो जाए दूसरे कैंप से, परवेज लाई वाले से। बज़ाहिर पोजीशन परवेज लाई की तगड़ी है, लेकिन ये सिनारियो आप रूल आउट ना करें। पंजाब के अंदर पूरी पार्टी वाइन वाली ले गए थे, वो जिसका भी खालिद अजीम साहब ने आपको हवाला दिया। वाइन साहब की असम्बली में वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ। रातों रात गवर्नर अल्ताफ वाद के ताया और मंजूर वट्टू जो उस वक्त पंजाब असम्बली में थे, उन्होंने पूरी असम्बली लोटा बनाई और मंजूर वट्टू चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये ऑप्शन कभी पंजाब की सियासत में भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं। जी नईम साहब बिल्कुल एक सवाल मैं ज़ुहैब बोलो। मैं जी ज़ुहैब बिल्कुल कहिए ज़ुहैब क्या सवाल करना चाह रहे हैं? मैं नदीम साहब से पूछना चाह रहा हूं कि सर अगर फर्ज करें एक मफरूजा बना देते हैं कि परवेज लाई साहब आ गए पंजाब में, और चलें ये भी फर्ज कर लें कि सीएम जो उनसे पीएम जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और असम्बली भी तहलील कर दी है, केयर टेकर सेटअप की तरफ भी चले गए। जो मुल्क की मईशत जिस तरफ जा रही है, हमारे हालात जिस कदर बुरे होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि हम इतनी जल्दी वो जो नया केयर टेकर सेटअप आएगा वो इतनी जल्दी इलेक्शन करा पाएगा? और जो हमारे निजात दहिंदा हैं इमरान खान साहब सो मुबैना निजात दहिंदा, वो हमें इन तमाम मुसीबतों से एकदम एक साल के अंदर निजात दे देंगे और ये फिर ये नहीं कहेंगे कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है, पूरी दुनिया जो सी है वो क्राइसिस में है, हम अकेले नहीं है, हमें फिर उस तरह की तसल्लियां नहीं देंगे? ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ मफरूजे पे। अच्छा, मफरूज़ा आपका किसी हद तक रियलिटी के करीब है, क्योंकि ये किसी स्टेज के ऊपर सितंबर अक्टूबर में इन्होंने केयर टेकर्स की तरफ जाना है और हमारी जो भी अगली हुकूमत बनती है इलेक्शंस के बाद, उससे ये मसाइल ख़त्म नहीं होने हैं। ये साल 2 साल हमें बड़ी तगदो से गुजारने हैं। सिर्फ एक अल्लाह का करम हो सकता है कि एक दुनिया के लिए तो बुरी खबर है ग्लोबल जो रिसेशनरी ट्रेंड है, लेकिन उससे अगर कमोडिटी प्राइसेस गिर जाती हैं तो पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा सांस लेने की गुंजाइश मिल जाएगी। हमारा इशू ये है कि हम तेल की कीमत अदा करने के लिए भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। अगर गंदम इंपोर्ट करनी है, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, उसके लिए भी पैसे नहीं, खाद इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। वो सूरत हाल हमारी किसी हद तक अगर अगस्त सितंबर में थोड़ा सा सुख का सांस आ जाए तो शायद लोगों की ज़िंदगियों में सांस लेने की गुंजाइश पैदा हो जाए। बेहतरी अभी नहीं आनी। दूसरा, हम इतनी मुश्किल में क्यों हैं? तो इसमें 4 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा फराख दिली के साथ कंट्रीब्यूट किया। 48 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए और 10 अरब डॉलर के रिजर्व थे नेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन ये बात जब वो हल्कों में इलेक्शन होता है ना, उस वक्त आप एक आम बंदे को समझा नहीं सकते। उस वक्त वो आटा दाल अपनी बिजली पूछता है मेरे घर में आ रही है कि नहीं, आटा दाल मिला कि नहीं मिला। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ही मुश्किल नाइटमेयर सिनारियो है और उसके लिए एक मुस्तहकम स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो वक्त पे फैसले ले। ये ना डरे कि कल सुबह इमरान खान जलसा करेगा तो क्या होगा। वो अपने पाँव पे खड़ी हो, अपनी ताकत पे, चाहे सिंपल मेजोरिटी उसके पास हो 4 वोटों की, लेकिन अपनी उसकी सिंपल मेजोरिटी हो और वो जो करना है वो फैसले करे। कुछ स्टेट ओन्ड पब्लिक एंटरप्राइजेज जिनके ऊपर हम 1000-1200 साल का फूंक देते हैं, कुछ नहीं मिलता, उनसे जान छुड़ाए, प्राइवेटाइजेशन करे। एक जगह पे बैलेंसिंग एक फैक्टर चाहिए हमारी इकॉनमी में, वो मिसिंग है, वो हम उससे आगे निकल जाएं। और उससे भी बड़ा ये है कि जो इलेक्शन हो उसका नतीजा इमरान खान मान लें, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा अंदेशा यह है कि अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो फिर तो वो इलेक्शन ठीक होगा, नहीं तो वो सुल्तान सिकंदर इलेक्शन चोरी कर लेगा और शहबाज शरीफ इलेक्शन चोरी कर लेगा, जो भी जिस दूसरा हुआ वो इलेक्शन चुराएगा और फिर कोई यहाँ डी चौक में बैठा होगा। वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। उस सिनेरियो से बचने के लिए जरूरी है कि इमरान ऑन बोर्ड आए, जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर ऑन बोर्ड आए, आज ऑन बोर्ड आए। कल को ये ना कि मेरा इलेक्शन किसी ने चुरा लिया, आज ऑन बोर्ड। और फिर मलिक साहब शायद इसी तनाजुर में ही पीटीआई की सियासत का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक अभी गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू पर मैंने तफसीली तौर पर आप तमाम लोगों से बात करनी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।